तो अभी क्वेश्चन करिए फटाफट से, सांस लेने के समय में क्या होता है? सांस जब हम ले रहे हैं यानी कि इंस्पिरेशन कर रहे हैं तब क्या होगा? क्या होगा बेटा? डायफ्राम में शिथिलता आएगी जब हम सांस लेंगे, या डायफ्राम में संकुचन आएगा, या फिर डायफ्राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है ना? फ्लैट होगा, चपटा हो जाएगा, या आप बोल सकते हो नीचे जाएगा, डाउन हो जाएगा। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। डाउन जाएगा, चपटा हो जाएगा, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। तीन में से कोई सी भी बात आप बोल सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सेल बाय द ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? जितनी आप एक्सेल कर रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? 0.03%, 4, 8 या 17%। बहुत आसान प्रश्न है, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल 4%, 0.03% हम लेते हैं, लेकिन जब हमारे इसमें ग्लूकोज टूटता है ना तो और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से निकल जाएगी। तो टोटल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे? जी बिल्कुल सही, 4% कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पर छोड़ोगे। बिल्कुल सही। निश्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन का प्रतिशत बता दो। द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द एक्सहेलेशन। एक मिनट, हाँ, निश्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन एक्सहेलेशन। कितनी यूज कर लिए बेटा, है ना? एक्सहेलेशन कर लेना इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में अलग लग रहा है, इंग्लिश में अलग लग रहा है। हाँ इनहेलेशन कर दो या इसको एक्सहेलेशन कर दो। और कंज्यूम्ड हटा दो यहां से, है ना? एक्सेप्ट लिख सकते हो। इनहेलेशन के दौरान आप कितनी ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हो, है ना? क्वेश्चन इस इंग्लिश में मैंने ठीक कर दिया, हिंदी में तो ठीक है। निश्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है बेटा? कितना? 21%। और जो छोड़ी गई है एक्सहेलेशन करोगे और तब निकालोगे वो कितनी होगी? 17% होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे। उच्च श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई ऑक्सीजन का प्रतिशत बता दो। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन इज। कितनी होगी? अभी छोड़ी गई पूछी है, ये छोड़ी गई पूछी है, तो छोड़ी गई कितनी होगी? कितनी छोड़ते हैं बेटा? 4% यूज करके 17% हम छोड़ देते हैं, 21% लेते हैं, 17% छोड़ दी जाती है। ठीक है, चलो। बाह्य श्वसन का क्या अर्थ है बेटा? ओ गड़बड़ घोटाला हो गया यहाँ तो। कोई नहीं, आंसर करिए आप। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? क्या बाह्य श्वसन का मतलब क्या? मुख द्वारा सांस लेना, ब्रीदिंग करना थ्रू द माउथ, कोशिका और ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होना, या नेजल द्वारा गैसों का विनिमय होना, या हवा और कोशिका रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान होना। क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। हवा मतलब क्या? बाहर से जो हवा आ रही है वहां से, मतलब एल्वियोलाई बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, वहां से रक्त की जो केशिकाएं हैं, कोशिकाएं, उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं हम क्या? बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? नेजल द्वारा वो तो ब्रीदिंग होती है सुदामा, वो ब्रीदिंग होती है बेटा।
जो हम सांस ले रहे हैं ना नेजल से जा रही हमारी हवा, वो ब्रीदिंग कहलाएगी। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ, एल्वोलाई और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन से, वो कहलाएगा आपका क्या, बाह्य श्वसन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आंतरिक श्वसन से आप क्या समझते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the internal respiration से आप क्या समझोगे? वायु कोश यानी कि एल्वियोलाई और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान, ये तो एक्सटर्नल है। रक्त और ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों और वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, क्या होगा बेटा? आंतरिक श्वसन कहाँ हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है बेटा, कहाँ हो रहा है? रक्त और ऊतकों के बीच में, सेल और आपका ब्लड है, उनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है गैसें, वो आपका क्या है, इंटरनल है। ए नहीं आएगा। आंतरिक श्वसन पूछा है यहाँ पर, बाह्य नहीं। ये तो बाह्य श्वसन है बेटा, बाह्य। ध्यान से करो, ये बाह्य श्वसन है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी कंफ्यूज मत हो। फेफड़ों में गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता कितनी होगी? द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लंग टू होल्ड गैस। कितने परसेंट गैस हमारे लंग्स, ज्यादा से ज्यादा टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? आ गया आंसर, बिल्कुल सही। जो आप सोच रहे हो वही है, 6000 ml। मिलीलीटर यूनिट भी याद रखा करो, पता चले किलोग्राम लिख दे या लीटर लिख दे, है ना। घुमाने के लिए एग्जामिनर कुछ भी घुमा सकता है। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, बताओ, कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा? इसको लीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? मैथ्स भी चलो पढ़ो साथ साथ। मुझे इस मिलीलीटर को लीटर में चाहिए, मुझे ये वैल्यू लीटर में चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में मुझे दे दिया जाए कि लीटर में बताओ, तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना आता है ना, आप जानते हो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ml होता है, ठीक है। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दो बेटा, तो ये हो जाएगा 6 लीटर की कैपेसिटी, है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो ये लीटर में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं ml। ये ml में है और ये आपका लीटर में है, बिल्कुल आदि मनोहर, बिल्कुल सही बेटा। चलिए, सामान्य सांस लेने के दौरान सांस ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा कितने मिलीलीटर होती है? द अमाउंट ऑफ द एयर वी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। कितने ml, नॉर्मल, हमारा नॉर्मल में कितना ml चलता है? नॉर्मल हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें कितना आयतन बढ़ता है, कितना ml हमारे? हाँ बेटा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कैपेसिटी तो देखनी पड़ेगी, है ना, चेक करना पड़ेगा कितनी होती है उसमें। अलग अलग शेप साइज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, छोटे हैं। डाइविंग वाले क्या लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में कौन सा वाला सिलेंडर, बड़ा वाला लग रहा है, छोटा वाला लग रहा है शुभम, उस हिसाब से। या फिर जो तैरने वाले होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर कितना बड़ा लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड करेगी। बिल्कुल सही, 500 ml मैडम, 500 ml कैपेसिटी होती है नॉर्मल कंडीशन में। चलिए, कौन सी मांसपेशियां सांस लेने की शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती है? अब थोड़ा सा ये डिस्कशन हमने नहीं किया, इस क्वेश्चन में कर लेंगे। विच मसल कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग? जोर से सांस लेना है, जोर से सांस लेना है ना, फुल कैपेसिटी की सांस लेना है और छोड़ना है, तो इस कंडीशन में कौन मदद करता है बेटा? नॉर्मल में तो हमारा डायफ्राम मदद करता है। नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं ना बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है, सामान्य श्वसन जो तुम कर रहे हो, श्वासोच्छ्वास कर रहे हो, इसमें कौन हेल्प कर रहा है बेटा? इसमें आपका मदद करता है रिब्स यानी कि पसलियां। और कौन मदद कर रही है बेटा?
डायफ्राम, डायफ्राम ताकत लगाता है, नीचे ऊपर होता है डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब तुम ताकत लगाते हो तो नीचे नीचे से ताकत लगती है, एब्डोमेन की मसल भाग लेती है बेटा। कौन सी? पेट की मांसपेशियां। हमारी जो फुल ताकत लगती है ना सांस लेने में जोर से, वो हमारा पेट वाला हिस्सा, एब्डोमेन वाला हिस्सा, यानी कि उदर गुहा वाला जो हिस्सा होता है उसकी मसल्स ताकत लगाती है। ध्यान रखिएगा, चेस्ट की मसल का यहाँ काम नहीं है। चेस्ट की मसल तो नॉर्मल में काम कर रही है। हाँ बिल्कुल सही। कौन सी? पेट की मांसपेशियां, उदर गुहा की मांसपेशियां, है ना, उदर गुहा की मांसपेशियां नीचे से ताकत लगती है बेटा। ये कब काम करेंगी? जब ज्यादा जोर से आपको श्वासोच्छ्वास करना है। एब्डोमन वाली मसल नीचे से धक्का लगता है, यहाँ तक डायफ्राम तक तो ठीक है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ताकत लगाओगे तो फिर नीचे की पेट की मसल है वो ताकत लगाएगी। बिल्कुल सही। चलिए, सबसे शक्तिशाली उच्छ्वासन के बाद फेफड़ों में रहने वाली वायु क्या कहलाएगी? द एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर द मोस्ट पावरफुल एक्सपिरेशन इज, क्या बोलते हैं उसको और कितनी होती है? सारी ताकत लगाने के बाद जो आपकी हवा बच जाती है बेटा उसको क्या बोलते हो? निश्वसन वायु बोलते हो, अवशिष्ट वायु बोलते हो, मृत स्थान वायु बोलोगे या ज्वारीय वायु बोलोगे? क्या होता है? हाँ बिल्कुल रेसिड्यू वाला ml भी याद रखना है, नॉर्मल वाला भी याद रखना है, और बच गया वो भी याद रखना है, और सबको जोड़ के 6000 होगा। होता होगा बेटा, आप देखो, पर वो जानते हैं ना कि दो चीज का काम दो चीज का होता है और एक का काम एक ही होता है। एक का काम एक ही करेगा, फिर वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं पाता इंसान, है ना, ज्यादा हेवी वर्क नहीं कर पाता, एक जगह बैठा रहे, शांति से रहे और नॉर्मल खाना खाए तो जीवित रह सकता है। क्या कहेंगे बेटा इसको? रेसिडुअल एयर, अवशिष्ट वायु कहेंगे। बिल्कुल सही। रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। 3 तो लिखे हुए हैं, इसके आगे वाला एक मैं लिख दूं। इसके आगे वाला जो एक चरण है वो है आपका क्या? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। पहला ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, सांस लेना छोड़ना वो होता है। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, और आखिरी नंबर पर क्या होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। कोशिकीय श्वसन होता है। ये 5 चरणों में हमारी जो है क्या होती है? कंप्लीट होती है हमारी श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। 5 चरणों के नाम याद रखना है। सबसे पहले ब्रीथिंग देखेंगे कैसे होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग, यानी कि एल्वुलाई, एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिकाओं और या वायु कूपिकाओं या वायु कोश के द्वारा और केशिकाओं में, और केशिकाओं, ये कहलाता है बेटा आपका क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन किसको बोलेंगे? हमारी जो एल्यूलाई है और कैपिलरी है किसकी? ब्लड की, उनके बीच में आदान प्रदान क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब हमारी कैपिलरी से होते हुए, ब्लड वेसल से होते हुए, रक्त वाहिनियों से होते हुए हमारा जो ब्लड है कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा। तो सेल, ठीक है, ब्लड बोल दो या कैपिलरीज बोल दो, ब्लड एंड सेल के बीच में जो होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक्सचेंज, ठीक है, रक्त या रक्त वाहिनियां और कोशिका के बीच में या ऊतकों के बीच में, कोशिका मिलेगी कहाँ बेटा? सेल कहाँ मिलती है? टिश्यू में ही तो मिलती है। तो उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन होता है। 5 स्टेप समझ में आ गई। तो ब्रीदिंग के जो 2 हिस्से हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि निश्वसन और उच्च श्वसन, इनमें क्या अंतर है? ठीक है, इसमें डायफ्राम का क्या होता है? जब आपने निश्वसन करा, आपने सांस अंदर ले गए, आप हवा अंदर ले गए, तब डायफ्राम क्या होता है बेटा? चपटा होता है या नीचे आ जाता है। याद आ रहा है? डायफ्राम नीचे आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, और रिब्स बाहर निकल आती है, ये आउट हो जाएंगी। इसमें जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और आपकी पसलियां अंदर धस जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब निश्वसन करते हैं तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है? अब फेफड़ों में हवा भरेगी तो ऑब्वियसली आयतन फेफड़ों का क्या होगा बेटा? बढ़ता है, और लंग का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आयतन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। फिजिक्स का कंसेप्ट याद आ रहा है? एरिया बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये चीजें, ये घटना घटती है हमारे फेफड़ों के साथ जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सपीरेशन, उच्च श्वसन करते हैं, तो डायफ्राम का क्या है आप समझ गए हैं? लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा, और आपका प्रेशर जो है लंग्स का बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग, ये बाह्य श्वसन में नहीं आएगी, ध्यान रखना। ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास क्या प्रोसेस है? शरीर के अंदर हवा लेना और उसे वापस बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कितनी गैस अंदर ले गए और कितनी गैस तुमने बाहर निकाल दी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ आपको इतना पता चल गया, अंगों के साथ क्या हुआ, फेफड़ों के साथ क्या हुआ, ये पता चल गया। अब गैसों में क्या परिवर्तन आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो बेटा सांस लेंगे हम, अंदर ले जाएंगे, तो जितनी वायुमंडल में उपस्थित है गैसें उतनी की उतनी तो लेके जाएंगे। 78% नाइट्रोजन होती है, वो हम अंदर ले जाएंगे। ऑक्सीजन 21% होती है, वो हम अंदर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या कहीं कहीं पर 0.04 भी लिखा होता है तो भी चलेगा। इतना परसेंट हम गैसें अंदर ले गए, ठीक है। और भी गैसें जाएंगी, लेकिन ये ज्यादातर इन पे हम ध्यान रखते हैं, इनको ध्यान देते हैं। अब जब एक्सेल करोगे, एक्सेल करने का मतलब क्या है? एक्सेल कब किया जाता है? जब तुम्हारी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, तुमने ऊर्जा बना ली, ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा बेटा, ये डाउन हो जाएगी। और खाना बनने में क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये तो 4% निकालोगे और ये कितनी हो जाएगी? 17% ही रह जाएगी। कितने परसेंट यूज कर ली तुमने? 4% ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है। और नाइट्रोजन का हमारे अंदर कोई यूज नहीं है, ऐसी की ऐसी रिटर्न हो जाती है, क्योंकि ये अंदर डिफ्यूज होके जाएगी नहीं, ऐसी की ऐसी रिटर्न हो जाएगी नाइट्रोजन। ठीक है, आ गई बात समझ में? सभी को पढ़ चुके हैं आप? ये है हमारा श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। कितनी गैस अंदर ले जाएंगे बेटा और कितनी गैस हम बाहर छोड़ देंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट आपको पता होना चाहिए निश्वसन में और उच्च श्वसन में। ठीक है।
चलिए, हमारा जो श्वसन है कौन कंट्रोल करता है बेटा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। यानी कि हमारा इंस्पिरेशन सेंटर और एक्सलेशन सेंटर क्या है बेटा, हमारा निश्वसन का केंद्र और एक्सलेशन का सेंटर, यानी कि हमारा श्वास का केंद्र कहाँ स्थित है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। और साथ में ध्यान रखना पोन्स वेरोली भी है, इसको मत भूलना। जब डिफिकल्ट कंडीशन आती है, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तब पोन्स वेरोली भी काम करता है। तो ये दोनों है, मेन कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और सेकेंडरी वाला जब आफत की घड़ी आएगी तब कौन साथ देगा, पोन्स वेरोली साथ देता है। तो ये हमारे श्वसन केंद्र हो गए जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब जो एयर वॉल्यूम और कैपेसिटी की आप बात कर रहे थे वो थोड़ा सा हम देख लें। तो पहला नाम आता है बेटा टाइडल वॉल्यूम, यानी कि अवरीय या प्रवाही आयतन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एनसीईआरटी में दे के रखिए बेटा। टीवी, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी है ना। तो जो टीवी है यानी कि टाइडल वॉल्यूम है, प्रवाही आयतन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो सामान्य स्थिति में ली गई और छोड़ी गई वायु का आयतन प्रवाही आयतन कहलाता है, जो कि कितना है, नॉर्मल 500 ml है। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मल, ज़्यादा जोर जोर से नहीं, नॉर्मल आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो कितना वॉल्यूम जो है, कितना आयतन आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो, वो आपका क्या है, अवरीय प्रवाही आयतन है, टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, एयर वी इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, इसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। आपके फेफड़े में कितनी हवा जाएगी, कितनी निकल जाएगी नॉर्मल कंडीशन में, वो होता है 500 ml। इतना आयतन आपके फेफड़ों का क्या होता है, बढ़ता है घटता है, 500 नॉर्मल वाला। ठीक है, अब आगे बढ़े। दूसरा है इंस्पिरेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी कि निःश्वसन आरक्षित आयतन। ये क्या चीज है मैम, ये क्या है कि सामान्य निःश्वसन के बाद, सामान्य आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, उसके बाद ली गई वायु, बलपूर्वक ली गई वायु का आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आप ले रहे हो छोड़ रहे हो वो तो 500 ml है ही है, लेकिन आपने बलपूर्वक ऐसे करके जितना आप में दम था सारी हवा भर ली, उसे कहोगे क्या, इंस्पिरेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम, IRV इसको कहा जाता है। ठीक है, कितना होता है ये, 2500 से 3000 ml तक इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू याद रखना है, वो 500 नॉर्मल वाला, जोर लगाओगे तो इतना वॉल्यूम होगा लंग्स का। ठीक है, अब एक्सपीरेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या होगा, ERV जिसको बोलते हैं, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन किसको कहेंगे बेटा, ये किसको कहेंगे, सामान्य उच्च श्वसन के बाद बलपूर्वक निकाली गई हवा, अंदर जोर से ली हवा, वो तो आपका क्या हुआ, IRV, और जोर से निकाली गई हवा वो क्या होगा आपका, ERV, यानी कि उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। ये कितना होता है, 1000 ml होता है। 500, 2500 से 3000, और ये कितना, 1000। और आगे बढ़े, आगे एक और डेफिनेशन याद होना चाहिए, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जोर लगा लो, फेफड़ा हमेशा, लंग्स जो है हमेशा आपके खाली नहीं होते हैं। कितना भी दम लगा लो, सारी जान लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, आपके फेफड़े में कुछ ना कुछ हवा रह ही जाती है। तो पूरे प्रयास करने के बाद भी, वायु बाहर निकलने के बाद जो फेफड़ों में वॉल्यूम बचता है उसे आप अवशेष आयतन कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 1500 ml, मतलब इतनी हवा हमारे अंदर भरी ही रहती है, इतनी हवा हमारे अंदर रहती ही है, हमारे फेफड़ों में भरी रहती है, कितना भी जोर लगा ले। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो टोटल लंग की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, आपके फेफड़े की कुल कैपेसिटी कितनी है हवा की, तो इन सबको जोड़ देते हैं और निकालते हैं। सबको जोड़ दो,
जो आप नॉर्मल कंडीशन में सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो वो आपने बलपूर्वक ली, उसकी मैक्सिमम रेंज ली है मैंने वो, और आपने जो जोर से सांस लेने में ली और छोड़ दी वो, सबको जोड़ दो तो 6000 ml आपकी कैपेसिटी आती है। लंग कैपेसिटी पूछी जाती है एग्जाम में, बिल्कुल सही। टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है, इतनी होती है। स्पायरोमीटर की हम चर्चा कर चुके हैं, आपके लंग की प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए, चेक करने के लिए कि कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये इसका यूज करते हैं। 1 मिनट में आपका जो है हम कितना श्वासोच्छ्वास करते हैं, 12 से 15 बार, लेना छोड़ना लेना छोड़ना, कितना होता है 12 से 15, ये नॉर्मल रेंज है। अप एंड डाउन हो सकती है, कहीं पर 18 कहीं पर 16 हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए अब हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। ब्रीदिंग खत्म, श्वासोच्छ्वास हो गया हमारा कंप्लीट। अब गैसों का विनिमय हो रहा है बेटा, तो गैसों का विनिमय 2 जगह होता है, जान गए हैं आप कहाँ हो रहा है। एक तो आपकी एल्यूलाई में हो रहा है और कहाँ हो रहा है, एक आपका ब्लड से टिश्यू की सेल में हो रहा है। 2 जगह डिफ्यूजन होता है, 2 जगह एक्सचेंज होता है। ये वाला जो एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सटर्नल में और वो इंटरनल में जाता है। फिर आपकी गैस जो है, हवा जो है वायु में घुलकर टिश्यू के पास जाएगी, वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हम पूरा समझ चुके हैं, कहाँ से कहाँ जाती है हमारी गैस, एल्यूलाई से डिफ्यूज हो जाएगी और यहाँ से कहाँ जाती है बेटा, पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट वाले हिस्से में जाती है, बाएं भाग में जाती है। बाएं भाग से हमारी बॉडी में, बाएं भाग से कहाँ जाएगी, ये हमारा हार्ट के 4 चेम्बर है, यहाँ से आर्टरी यानी कि धमनी, महाधमनी हमारे हार्ट कहाँ भेजेगी, टिश्यू, अंगों के पास भेजेगी। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है बेटा, अंगों को है, अंगों की कोशिकाओं को है, टिश्यू को है, तो टिश्यू के पास चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से टिश्यू के बीच में फिर एक्सचेंज होगा, फिर डिफ्यूजन होगा। ये 2 तरह का डिफ्यूजन आपका हो गया है ना। यहाँ भी डिफ्यूजन होगा क्योंकि उनके पास कोई नली थोड़ी ना लगी हुई है, डिफ्यूजन से ही तो वो भी अपनी ये गैस ले लेंगे। तो डायरेक्टली फेफड़ों से डायरेक्टली हमारे अंगों के पास, कोशिकाओं के पास नहीं जाती है। हार्ट का क्या काम रह गया फिर, हार्ट का काम ही तो है सर्कुलेट करना, सभी जगह ब्लड पहुंचाना, पंप करना ब्लड को अलग अलग हिस्सों में बॉडी के, है ना। तो किसके माध्यम से, हर चीज आपके हार्ट से होकर जाएगी। और जब इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई बेटा, तो ये कहाँ जाएगा, राइट वाले हिस्से में चला जाएगा। ऑक्सीजन यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी इसने, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी, तो हार्ट के राइट वाले पोर्शन में जाएगा। और ये राइट वाला पोर्शन पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी धमनी के माध्यम से किधर जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। अब निम्नलिखित में से किस कारक पर विसरण निर्भर नहीं करेगा। अब जो डिफ्यूजन है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, विसरण को कौन प्रभावित करेगा, कौन नहीं करेगा। गैसों की घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, बेटा पड़ता है फर्क, गैसों की घुलनशीलता का फर्क पड़ता है। अगर मान लो तुम्हारी गैस घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, तो उसको ले जाने में, ब्लड के थ्रू लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होगी। तो सॉल्युबिलिटी का फर्क पड़ता है, घुलनशीलता का फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से ज्यादा घुलनशील है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आएगा, श्वसन झिल्ली की मोटाई अगर बेटा मोटी होगी तो डिफ्यूजन होने में दिक्कत होगी, ये भी करता है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस,
दाब में अंतर का फर्क भी पड़ता है अंगों के, फेफड़े में कितना दाब बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, उसका फर्क भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सारा खेल डिफ्यूजन प्रेशर से ही तो चल रहा है हमारी बॉडी में। किसका फर्क नहीं पड़ेगा बेटा? गैसों के मॉलिक्यूलर वेट का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता इसका फर्क। किसका? आणविक वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। इनका सबका फर्क पड़ेगा डिफ्यूजन पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एनसीईआरटी में दिया है, वो पूछ सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा घुलनशील है, ठीक है। चलिए, कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है? विच ब्लड वेसल कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? बहुत आसान प्रश्न, सभी के उत्तर आने चाहिए। कौन सी फुफ्फुसी शिरा ले जाएगी? कार्डियक आर्टरी ले जाएगी, कार्डियक वेन ले जाएगी, या फुफ्फुसी धमनी लेकर जाएगी? कौन लेकर जाएगा? विच ब्लड वेसल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट? प्योर ब्लड, ये अपवाद, ये अपवाद है बिल्कुल, है ना। इसका काम क्या है? ये आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड सप्लाई करेगी, और ये आपके हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये वो वाला नहीं, अंदर चेम्बर में नहीं जाएगा, ये चेम्बर वाला नहीं है बेटा, है ना। ये चेम्बर नहीं है, क्योंकि हार्ट खुद एक ऑर्गन है, उसको खुद को हवा, उसको खुद को ऑक्सीजन चाहिए उस काम करने के लिए, तो ये उसकी आर्टरी और वैन है, उसकी शिराएं और धमनी है, बिल्कुल। चलिए, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसों का परिवहन कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। तो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द सेल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। बेटा, ये ऑक्सीजन का सेल के पास जाना, सेल ने खाना बना लिया, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस रिटर्न आना, बीच वाला हिस्सा, है ना। किसके बीच वाला? इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच वाला हिस्सा की ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है ना। डिफ्यूजन हो गया, लेकिन बीच वाले में क्या होगा उसको बोलोगे क्या? गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? एक्सचेंज अलग ही चीज है। एक्सचेंज क्या है? यहाँ और यहाँ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आदान प्रदान हो गया गैस का, लेकिन बीच में गैस चाह के भी तो जाएगी ब्लड में होकर, ब्लड से होकर सप्लाई होके जाएगी भी तो सही, वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस, ठीक है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को मिस अंडरस्टैंडिंग है ना। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मुझे बच्चे, जब मैं यूट्यूब पर कभी कभी गलतियां हो जाती है, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। बच्चे लिखते हैं ये गलत बता रही है मैम, फिर उनको मुझे सबूत देना पड़ता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बोले मैडम लोहा करती है, मैडम हीमोग्लोबिन करता है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई कर ही नहीं सकता। गलत बात, गलत बात बेटा। ब्लड जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है उसमें 98, यहाँ तो मैंने 98 लिखा है, एनसीईआरटी में 97% लिखा है बेटा, तो 97 ही कर लो, इसको एनसीईआरटी के हिसाब से ही कर लो। 97% ऑक्सीजन का सप्लाई, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? आरबीसी करती है, और बचा कुचा 3% आपकी प्लाज्मा में कराते। तो बोले ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों होता है? ये इतना कम क्यों करती है और ये इतना ज़्यादा क्यों करती है? क्योंकि ऑक्सीजन घुलनशील नहीं है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा घुलनशील है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन करेगी? प्लाज्मा करेगी, और आरबीसी थोड़ा कम करेगी। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है मैक्सिमम कौन करेगी? आरबीसी करेगी 97%, और आपकी प्लाज्मा 3% करेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कम घुलनशील है। अगर ज़्यादा घुलनशील होती तो आरबीसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्लाज्मा में घुल के ही चली जाती, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को?
अब कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी में? कौन करता है बोलोगे? हीमोग्लोबिन मैडम। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हो गया ना 100%? बताऊंगी, अभी सब कुछ बताऊंगी। ये 97% कैसे हो रहा है, ये 3% कैसे हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से आपकी ऑक्सीजन जुड़ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार है, उसको ऑक्सीजन पसंद है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के थ्रू आरबीसी के माध्यम से होकर कहाँ चला जाएगा? सेल की तरफ जाएगा। तो ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से आपका 97%। अब कैसे हो रहा है आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? कैसे होगा ट्रांसपोर्ट बेटा? ये जो 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका आरबीसी के द्वारा, वो कैसे हो रहा है जरा देख लो ध्यान से। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, अब एक हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, एक तो होता नहीं है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तो उन हीमोग्लोबिन से ये जुड़ती जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ये ऑक्सीजन आपकी हार्ट से होते हुए, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त रक्त इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अगर पता करना है कि क्या है ये, तो बेटा ये है, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में गया, लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के माध्यम से टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू ने ऊर्जा बना ली, ऑक्सीजन यूज कर ली, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है निकालेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपके एल्वियोली के पास चली जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे। और 3% का क्या हुआ मैम? तो बेटा 3% का कुछ नहीं हुआ, आपकी जो 3% है ऑक्सीजन, वो प्लाज्मा में घुल गई। अब प्लाज्मा में घुल गई तो जहां जहां रक्त बहेगा प्लाज्मा के साथ चली गई सेल के पास, ये प्लाज्मा से गई। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। कैसे हुआ? 97% हीमोग्लोबिन से जुड़ के पहुंच गई कोशिका के पास, और यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना। और ये जो 3% बची हुई ऑक्सीजन है, ये प्लाज्मा में घुल गई, जिधर आरबीसी जाएगी उधर ही प्लाज्मा है। ब्लड कहाँ जहाँ बहेगा तो यहाँ आके प्लाज्मा से भी डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी 100% ऑक्सीजन आपकी कोशिका के पास पहुंच गई। आ गई बात समझ में? अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको बाहर निकाल के फेंकना है। तो कैसे निकालोगे? तो कौन कौन मदद करेगा इसको निकालने में? तो बेटा कौन मदद करेगा? 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होगी, ध्यान रखना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरा अच्छे से समझ लो। सात % आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल के जाती है। कैसे जाएगी अभी मैं बताऊंगी। और 70% आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के माध्यम से जाती है। तो कैसे जाती है जरा देखिएगा। ये पूरा जो डायग्राम है हर किसी को समझ में नहीं आता, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार और हम बनाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे।
ठीक है, तो बेटा ये है आपकी आरबीसी। ये आपकी आरबीसी है। आपकी शरीर में मान लो 100% ऑक्सीजन बन गई, 100% ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो तुम देख चुके हो। तो 100% में से किस किस का कितना क्या हुआ मैडम जरा बता दो। तो बेटा 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 70% का हिसाब भी आपको बताऊंगी क्या होगा। और उसके बाद जो हमारी कितनी बच गई, 7% जो बची है, 7%। देखो, आपकी कोशिका ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और डिफ्यूज कर दी और प्लाज्मा में चली गई, तो 7% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली जाएगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में घुलेगी और घुल के हमारे फेफड़ों के पास, एल्यूलाई के पास चली जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा और बाहर निकल जाएगी। इसका हिसाब देखो, ये 23% और ये 70% का हिसाब आपको पता होना चाहिए कि ये किसके कैसे कैसे जा रही है। तो बेटा 23% जो है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ऑक्सीजन को हटा देती है और उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। यही बताया हमने कि 23% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद क्या बना लेती है, कार्ब अमीनो एसिड बना लेती, कार्ब अमीनो अम्ल बना लेगी। क्या बनाएगी, कार्ब अमीनो अम्ल। ये HbCO2 इसे कहते हैं कार्ब अमीनो अम्ल। इतना समझ में आया। ये 23% का हिसाब दिया जा रहा है कि 23% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे निकलेगी बाहर। 7% तो नॉर्मली प्लाज्मा में घुल के निकल गई, अब 23% का हिसाब यहाँ पर दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही लिखा है मैंने, क्या लिखा है बेटा कि 7% प्लाज्मा में घुल के जाएगी और 70% का हिसाब अभी नहीं दिया आपको, 23% कार्ब अमीनो कंपाउंड बना के निकल जाएगी, ठीक है। आरबीसी में कार्ब अमीनो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी जहां जहां जाएगी वहां वहां कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो वापस से रिटर्न आएगी। और यही कार्ब अमीनो वाला जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला हीमोग्लोबिन है, ये इसको छोड़ के आ जाएगा और वापस रिटर्न उधर से ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, फिर से आपकी सेल के पास जाएगा। तो इस तरह से 23% का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब बाकी बात करते हैं हम 70% की। 70% का क्या बोल रहे हैं हम कि बाइकार्बोनेट। ये हिसाब हो गया पूरा आपका, ये हो गया। अब इसका हिसाब कर लेते हैं कि 70% जो है आपकी, इसका क्या हो रहा, ठीक है। ये आपका कार्बोनिक हीमो, एक मिनट, हाँ इसको कार्बोनिक हीमोग्लोबिन है ये। ठीक है, इसके माध्यम से गई। अब देखो, जो बची हुई CO2 है, जो बची हुई CO2 है वो आपके पानी से अभिक्रिया कर लेगी। कहाँ है पानी, पानी से अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, कार्ब अमीनो अम्ल H2CO3 बनाएगी। क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है बता दो जरा।
ये सारा काम कहाँ चल रहा है बेटा? चलिए, ये सारा काम आपके आरबीसी में हो रहा है, ठीक है। ये वाला काम भी आरबीसी के अंदर हो रहा है, और ये वाला कि जो 70% CO2 है, इसको मिल गया आरबीसी में पानी। पानी से अभिक्रिया करके इसने H2CO3 बना लिया। H2CO3 क्या है? कार्ब अमीनो अम्ल है। ये है कार्ब अमीनो अम्ल। कार्ब अमीनो अम्ल बना लिया, ठीक है। ये कार्ब अमीनो अम्ल क्या करता है? टूट जाता है बेटा। H+ आयन अलग हो जाएंगे और HCO3- अलग हो जाएंगे। इन्हें कार्बोनेट आयन कहेंगे, है ना। इन्हें क्या कहेंगे? कार्बोनेट आयन कहेंगे। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। ये सब आरबीसी में हो रहा। पानी मिला, पानी के साथ जुड़ के कार्ब अमीनो अम्ल बनाया। कार्ब अमीनो अम्ल बना के H+ आयन अलग हो जाएंगे, HCO3- आयन अलग हो जाएंगे, जिन्हें बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये आरबीसी के अंदर टिकते नहीं है। क्या कर देते हैं? आरबीसी परमिएबल होगी तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये बेटा बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर आ गए हैं। कौन? बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो हमारे ब्लड में सोडियम आयन उपस्थित होता है, क्लोरीन आयन उपस्थित होते हैं, बहुत सारे आयन मिलते हैं हमारे रक्त में। रक्त का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको फिर याद दिलाऊंगी। सोडियम आयन मिलते हैं बेटा, क्लोरीन आयन मिलते हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट है आयन, इस सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपकी प्लाज्मा में घुलकर, कहां पर घुलकर? प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा और चला जाएगा लंग्स के पास। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, एक बात ध्यान से सुनो, इस क्लोरीन आयन की जरूरत यहां पड़ेगी। अगर सेल से कोई से आयन बाहर आ रहे हैं तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। तो बेटा ये जो क्लोरीन आयन है, ये अंदर घुसेंगे और बैलेंस करेंगे। इनकी आवश्यकता, मतलब माइनस आयन कम हो गए ना, तो माइनस आयनों की पूर्ति करेंगे, जिसे क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं, जिसे क्लोरीन शिफ्ट कहा जाता है। क्लोरीन शिफ्ट। अब देखो बेटा, तुम्हारी 100% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गई, कैसे निकली? तो 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बना के निकल ली आरबीसी, जहां आरबीसी से होकर जाएगी 23% आरबीसी, और 70% आरबीसी में पानी से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। कार्बोनिक अम्ल H+ और बाइकार्बोनेट आयन में टूटेगा, और टूट के ये शिफ्टिंग करके सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से प्लाज्मा में घुल के लंग्स के पास, एल्वेलाई के पास चला जाएगा। और 7% तो प्लाज्मा में वैसे ही घुल रहा है ना। तो ये सारी कहानी है बेटा, ये यही डायग्राम था। ठीक है, तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई कैसे कैसे हुआ? तो अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका 23%, 23% आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मदद से हो रहा है। और CO2 का 7% प्लाज्मा में घुल के हो रहा है, 70% बाइकार्बोनेट के माध्यम से प्लाज्मा में घुल के हो रहा है, ठीक है। और 23% आपका कहाँ गया? कार्ब अमीनो कंपाउंड, मतलब हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्ब अमीनो कंपाउंड बना के हो रहा है। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के आंसर फटाफट से सभी को करने हैं बिना किसी देरी के। जब रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तब श्वासोच्छ्वास हो जाता है।
व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड इज इंक्रीजेस द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो बेटा जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो हमारा जो श्वासोच्छ्वास है, रेस्पिरेशन है, वो बढ़ेगा या कम होगा, धीमा होगा, तीव्र हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होगा? आंसर करिएगा फटाफट से। क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या आंसर आएगा बेटा? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना तो हमें CO2 का मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो हमारा जो श्वासोच्छ्वास है यानी कि हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने लगेंगे हम, तो क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी और गहरी हो जाएगी, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी हीमोग्लोबिन ही करता है। मैम कौन करता है? कौन करेगा? हीमोग्लोबिन भी करेगा और प्लाज्मा भी करेगी, वो दोनों करेंगे। बिल्कुल सही। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। क्यों? रीजन समझ में आ गया? कितने % हीमोग्लोबिन करता है यानी कि आरबीसी करती है, या कितने % आपकी प्लाज्मा करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आरबीसी ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है? अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी जो है एनर्जी कहां से मिलती है आरबीसी को? तुम जानते हो, क्या जानते हो कि आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। किसमें बेटा? आरबीसी में। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा जब वो मैच्योर हो जाएगी, और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में है नहीं तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है मैडम? इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलती है इसको ऊर्जा? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, या रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज के द्वारा, या इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती? कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलती है इनको एनर्जी? तो बेटा ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? अवायवीय श्वसन होता है इनमें, क्योंकि आप जानते हो सेल के अंदर 2 तरह के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, और अवायवीय श्वसन जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इनके पास अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो ये कहाँ पर? जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है बेटा यानी कि कोशिका द्रव्य जो है, वहां पर क्या करेगी? एनर्जी अपनी यूज करेगी, ले लेगी। ठीक है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं होती बेटा? आरबीसी कितना काम करती है, एनर्जी तो चाहिए, लेकिन अवायवीय श्वसन होता है इनके अंदर। जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा आरबीसी में तो क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा। बिल्कुल सही। चलिए, मानव में CO2 का परिवहन निम्न में से किसके माध्यम से होता है? CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन करेगा? तो बेटा एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत क्या पड़ गई? माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है ना। स्टार्टिंग में होता है, बाद में मैच्योर हो जाएगी, न्यूक्लियस एब्सेंट, इसलिए तो डिवाइड नहीं करती। न्यूक्लियस का काम क्या? डिवाइड करना, और डिवाइड नहीं करती। एक बार बन जाए तो 120 दिन के बाद डेथ बढ़ जाएगी। तो CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? हीमोग्लोबिन से होती है क्या?
प्लाज्मा में घुलकर होती है क्या, बाइकार्बोनेट से होती है क्या, आप समझ में आ गया होगा सभी को, बिल्कुल सही, सभी के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में कम होगी या अधिक होगी, मैंने बताया आपको क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, इसीलिए तो प्लाज्मा में घुलकर अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कौन लेकर जा रही है, 70% प्लस 7%, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल 77% जो CO2 है वो प्लाज्मा के द्वारा जा रही है, प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा डिसॉल्व होती है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्यूबल है और प्लाज्मा में घुल जाती है, बिल्कुल सही। चलिए, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु लेकर जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि एक हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कैरी करके जाता है, कितने लेके जाता है, 6, 3, 4 या 2, कितने लेकर जाएगा, कितने लेकर जाता है, तो बेटा एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा, 4 मॉलिक्यूल लेकर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 लेकर जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नहीं 2 नहीं बेटा, 4 मॉलिक्यूल। देखो आप क्या बोल रहे हो, 2 ऐसे ऐसे जुड़ रहा ना, HbO2, इसको बैलेंस करोगे ना तो टोटल 4 होंगे, क्या होंगे, 4 होंगे, 2 नहीं, ध्यान रखना। अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हाउ द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट ट्रांसपोर्टेड बाय, मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, रक्त प्लाज्मा में घुलने के रूप में होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होगा या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है बेटा, किसके द्वारा, हमने देखा ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन कहाँ से गई थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट, प्लाज्मा से WBC में क्लोराइड आयन की गति, नहीं, प्लाज्मा से RBC में क्लोराइन आयन की गति, प्लाज्मा से RBC में क्लोराइन आयन की गति, या WBC का कोई काम नहीं है यहाँ पर, RBC से प्लाज्मा में क्लोराइन आयन की गति नहीं, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, प्लाज्मा से कहाँ गए थे बेटा, प्लाज्मा से RBC के अंदर गए थे, उसकी पूर्ति करने के लिए, बाइकार्बोनेट आयन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए गए थे, तो क्या है, प्लाज्मा में RBC, प्लाज्मा से RBC में क्लोराइड आयनों की गति कहलाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बेटा। RBC से कौन बाहर आया था, बाइकार्बोनेट आयन आए थे, अंदर कौन गया, अंदर क्लोरीन आयन गए थे, है ना, बिल्कुल सही। चलिए, क्लोराइड शिफ्ट की प्रतिक्रिया में होता है, क्लोराइड शिफ्ट ऑकर इन द रिस्पॉन्ड, किसके रिस्पॉन्स में क्लोराइड शिफ्ट होता है, कौन से आयन के रिस्पॉन्स में क्लोरीन शिफ्ट हो जाते हैं, कौन से आयन, तो क्या लिखोगे, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन को रिप्लेस करता है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हिस्सा किसके द्वारा ले जाया जाता है, द बल्क अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, कौन लेके जा रहा है बेटा, बल्क अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट के रूप में, कितने, 70% कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा के द्वारा लेके जाया जा रहा है, कार्ब अमीनो तो सिर्फ कार्ब अमीनो वाला 23% लेके जा रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, ये छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हमने कर लिया।
इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं फटाफट से बेटा। आंतरिक श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? आंतरिक श्वसन मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है उसमें ऊर्जा कैसे बनती है वो हम देख रहे हैं। जानते ही होंगे, आप सभी पढ़ चुके हो। कहाँ हो रही है बेटा? साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले सेल के अंदर ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होगी, जिसमें क्या होती है? ग्लूकोज टूट जाता है, किसमें? पायरुविक अम्ल में टूट जाता है 2 एटीपी देकर, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। यहाँ से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यह ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा और जो आपका ग्लूकोज है उसको ऑक्सीकरण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, चलिए इसे कहते हैं आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन, जो कि हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यही पार्विक एसिड बेटा अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये वाली प्रक्रिया आपकी क्रेब्स साइकिल से गुजरेगी और यहाँ पर आपकी 36 एटीपी बनेगी, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या? ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में टूटना। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना और 2 एटीपी बनना, ये प्रोसेस कहलाती है बेटा ग्लाइकोलिसिस। 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज और ये टूटेगा तो 3 कार्बन का पायरुविक अम्ल बनाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पायरुविक एसिड वाली अब हमारी ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी, क्रेब्स साइकिल से गुजरेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्रेब्स साइकिल होगी और यहाँ पर आपकी 36 एटीपी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और पानी बनेगा। और टोटल मिला के अगर पूछे तो कितनी? 2 तो आपकी कहाँ पर पायरुविक एसिड टूटा बना, ग्लूकोज टूटा वहां बनी, और 36 एटीपी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनी। टोटल मिला के 38 एटीपी बनती है। बिल्कुल सही। चलिए, अब एरोबिक और एनएरोबिक यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन को जरा हम एक बार देख लेते हैं। आपका ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूट गया है, ग्लाइकोलिसिस हो गई है, ऑक्सीजन अगर मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे अंदर भी होती है, हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब क्या बनता है? तब बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी, लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ध्यान रखिएगा। और मसल्स में होती है ये वाली अभिक्रिया। और अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिले तो उसे कहते हैं फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, जो हम में नहीं ईस्ट में होती है। और ईस्ट क्या बनाता है बेटा? एथेनॉल बनाता है, अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये तीनों प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन के आंसर करिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? कहाँ पर होता है बेटा? सभी जीवों में होता है। कहाँ होगा बेटा? केवल पशुओं में नहीं, पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है, पौधों में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पौधों में भी 36 एटीपी बनती है, पशुओं में भी होता है, एक कोशिकीय जीव में भी होता है, सब में होगा। सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, वायवीय श्वसन क्या है? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा? क्या है?
वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बिना वाला एनएरोबिक होगा, अवायवीय होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वाला वायवीय और ऑक्सीजन के बिना वाला अवायवीय होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट किस में विभाजित हो जाता है बेटा? जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, बिल्कुल खत्म की बात नहीं कर रही हूं मैं, डिफिशियंसी जब होती है तब आपका जो पायरुविक एसिड है वो किस में टूटेगा? बिल्कुल सारी ऑक्सीजन मिल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएगा। अगर कमी हो गई तो क्या बनता है बेटा? एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी। क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए मैम? लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा बनती है। नहीं होगी तो ये बनेगा और होगी तो ये बनेगा। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में हो रहा है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी टेक्स प्लेस? कहाँ पर ऊर्जा बन रही है? जानते हो ऊर्जा घर किसको बोलते हैं? किसको कहा जाता है मैडम? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज और एटीपी बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रही है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनती है, 36 एटीपी क्रिएट होती है, जो कि किसके साथ बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ। बिल्कुल सही। चलिए हाउ मच टोटल एटीपी इज अवेलेबल इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन? टोटल सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म में जो एटीपी बन रही है वो भी, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बन रही है वो भी, दोनों मिला के कितनी होगी? कितनी होती है बेटा? 38 एटीपी होती है। बिल्कुल, कितनी होगी? दोनों की मिला के 38 एटीपी होती है। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया को आक्सी और अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? विच प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? पायरुविक एसिड बनना और 36 एटीपी बनना, क्रेब्स साइकिल, इन दोनों के बीच में कॉमन स्टेप क्या है बेटा? क्या है? ग्लाइकोलिसिस है ना। ग्लाइकोलिसिस होगी तभी आपका क्या होगा? एनाएरोबिक अवायवीय श्वसन होगा। और ये बनेगा ग्लाइकोलिसिस से ही आपका क्या होता है? आक्सी श्वसन होता है। यहां से दो भाग में टूट जाता है, आक्सी और अनाक्सी, एरोबिक और एनाएरोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई तो आक्सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अनाक्सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीके का क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। हमारी जो हृदय की धड़कन की दर है वो कितनी होती है?
कितनी होती है? 72 पर मिनट, 72। खैर ये तो हमारे हार्ट का क्वेश्चन था, लेकिन यही कर लेते हैं। चलिए अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी बीमारी है जो हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है बेटा? अस्थमा यानी कि दमा। क्या होता है बेटा दमा में? दमा में हमारा क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर कोई डस्ट पार्टिकल, पोलेन ग्रेन या अनवांटेड चीज हमारी श्वास नली में आ गई है, ठीक है, उसके कारण हमें एलर्जी है, एलर्जी हो जाने से क्या होगा? हमारी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकियाई जो है उनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं, दमा कहते हैं। ये हमारी रेस्पिरेटरी की बीमारी है, ठीक है। ये जो बीमारियां हैं आपके एनसीईआरटी में देके रखी, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं एम्फाइजमा। बीमारी में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकियाई, अस्थमा, दमा। और एम्फाइजमा में क्या होगा? एम्फाइजमा में जो आपकी एल्वोलाई है, एल्वोलाई बेटा ऐसी होती है, एल्वोलाई ये गोल बॉल जैसी नहीं है, इसके अंदर ऐसी दीवारें होती है, ऐसी सेपरेट करने वाली वॉल मिलेंगी। तो किसी कारण से ये जो वॉल है ये खराब हो जाती है और आपकी एल्वोलाई पूरी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। वायु कुपिकाओं में दिक्कत होती है। अगर जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके कारण भी ये जो एल्वोलाई के बीच में वॉल है ना, ये खराब हो जाती, टूट जाती है, ठीक है। इसके कारण इस बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइजमा। तो एम्फाइजमा में क्या होता है बेटा? एल्वोलाई डिस्टर्ब होगी, कुपिकाओं में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इनका जो एरिया है ना बढ़ जाएगा, पूरी ऐसी हो जाएगी, दीवारें टूट जाएगी। दीवारें टूटना नहीं चाहिए, दीवारें होना चाहिए, टूट जाएगी, उसे हम एम्फाइजमा कहते हैं। ऑक्सीजन का जो विसरण है वो कम हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बढ़ाती है, ठीक है। अगर ये टूट जाएंगी तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम होगा, कम ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचेगी, इसे कहते हैं एम्फाइजमा। एनसीईआरटी में दिया है, आपको देखना। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो सभी जानते हैं बेटा, तपेदिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाली दिक्कत है। संक्रमण रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ये जानते हैं आप, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस, और इंपॉर्टेंट वाली ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल या ब्रोंकाइल ट्यूबल, यह श्वसन की नलिकाओं की परत की सूजन है, ठीक है। अस्थमा का ही एक पार्ट समझ लीजिए, है ना। तो ये भी क्या है? अगर आपकी ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है ना, वहां पर म्यूकस सेल भी होती है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हो ना, मुंह से सांस छोड़ोगे तो आप ठंड में देखा होगा आपने कि जो ग्लास है उसके ऊपर पानी की बूंदें भी, यानी कि मॉइस्चर भी निकलता है। तो वो मॉइस्चर आया कहाँ से? क्या हमारी शरीर का पानी उसमें मिक्स हो गया हवा में और आया? नहीं, हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है ना, उनकी दीवारों पर म्यूकस निकलता है। म्यूकस यहाँ भी निकलता है बेटा, श्लेष्मा यहाँ भी निकलता है। तो ये श्लेष्मा के कारण हमारी वायु जो हम छोड़ते हैं ना, वो नम हो जाती है, ठीक है। तो इनमें इन्फ्लामेशन होने से आपकी जो ग्लोबुलेट सेल है या म्यूकस सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया क्या है? अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसे कहेंगे हाइपोक्सेमिया, लो ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड, ठीक है। और हाइपरजेमिया की बात करें तो हाइपरजेमिया रक्त में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाना। हाइपर का मतलब समझते ही हो, बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना। हाँ बेटा, ग्लोबुलेट सेल मिलेगी, होती है वहां पर भी। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से सब परिचित हैं, इन्फेक्शियस डिसीज है दैट कॉजेज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर सैक इन द लंग। पानी भर जाना, कहते हैं ना फेफड़ों में पानी भर गया, उसे कहते हैं न्यूमोनिया। जब बच्चा पैदा होता है न्यूमोनिया होता ही है, क्योंकि उसके लंग में वो पानी भर जाता है, ठीक है। तो
एल्विलाई फिल्ड विथ वाटर, इस प्रॉब्लम को कहते हैं न्यूमोनिया। पानी भर जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, एल्विलाई में गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, पानी नहीं, तो इसे कहते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, चलिए। इन्फ्लुएंजा वायरल प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी क्या है, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम वाली प्रॉब्लम इन्फ्लुएंजा। चलिए, फटाफट से सभी आंसर करिएगा। स्लेश में झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, हेपेटाइटिस कहोगे, ब्रोंकाइटिस कहोगे, आयरिटिस कहोगे, गैस्ट्रिटिस कहोगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो कौन सी दिक्कत है बेटा, बेटा अगर हमारी शरीर में ऑक्सीजन की कमी किसी भी कारण से होती है, जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, पहाड़ों पर जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, हाइपोक्सीमिया, और बढ़ जाएगा तो हाइपर कर दो उसको, बस यही है। क्या होगा बेटा, इन्फ्लामेशन अगर हो रही है, अगर तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रही है या ब्रोंकियोल्स में हो रही है, उसे ब्रोंकाइटिस ही कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थमा किसकी सूजन के कारण होता है बेटा, अस्थमा इज कॉज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, किसकी सूजन के कारण अस्थमा होता है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, एल्यूलाई, ट्रेकिया या फेरिंग्स, बता दो। क्या होगा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में सूजन के कारण अस्थमा होता है। एक तरह से ब्रोंकाइटिस का ही प्रकार समझ सकते हैं हम। एल्व्यूली में सूजन नहीं होगी, एल्व्यूली में सूजन वाला प्रॉब्लम कहाँ है, वो सिगरेट स्मोकिंग करोगे एम्फाइजमा में होता है। ठीक है, हाँ। ऊतकों को कम ऑक्सीजन की आपूर्ति का वैज्ञानिक रूप से आप क्या बोलते हो, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है टिश्यू सेल के पास तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहोगे, ब्रोंकाइटिस कहोगे, एम्फाइजमा कहोगे, एफाक्सिया कहोगे, हाइपोक्सिया कहोगे। तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो पाना, लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन योर टिश्यू एंड सेल, हाइपोक्सिया। क्या है, हाइपोक्सिया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस, सिगरेट स्मोकिंग करने से कौन सी दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, एम्फाइजमा होगा या अस्थमा होगा, कौन सी प्रॉब्लम होती है, अब बेटा ऑक्सीजन का लेवल कम आ जाएगा तो बहुत जगह दिक्कत आ जाती है, ब्रेन से ही क्या। चलिए आंसर करिएगा जल्दी से। क्या होगा, बिल्कुल वात स्फीति, एम्फाइजमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा बिल्कुल कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे सारे हमने डिस्कस करे, सारी थ्योरी डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बैच के बारे में पूछ रहे थे, बैच कहाँ मिल रहा है, एप्लीकेशन पर मिल रहा है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना बेटा, वहाँ मिल जाएगा। रिवीजन बैच वहाँ पर चल रहा है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास का रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल बेटा लेवल मीडियम रहेगा पेपर का, ना हाई ना लो,
है ना। लेकिन हो सकता है टेक्निकल, इस बार टेक्निकल शब्द ज़्यादा यूज़ करे थे, जैसे कि बायोलॉजी में हम जो टेक्निकल शब्द पढ़ते हैं वो ज़्यादा यूज़ करें तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपको पेपर हार्ड लगता है। आप आसान भाषा में पढ़ते हैं और वहाँ पर टेक्निकल शब्द यूज़ कर लिए जाते हैं तो पेपर आपको टफ लगता है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में लिखा है वही शब्द आपको पढ़ना है ताकि आराम से पेपर आप कर सकें। बिल्कुल अविनाश सिंह 43, जिन बच्चों के भी आंसर वेल डन, कीप इट अप बेटा, जिनके भी 40+ आए हैं स्कोर, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह की बधाई मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एग्जाम में पेपर दे के आओ, उसके बाद में दूँ सबके सामने। हाँ इजी तो होता है लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स जो होती है ना वो भी पढ़ना चाहिए साथ साथ में। समझने के लिए आसान भाषा में पढ़ो लेकिन उन शब्दों को भी ध्यान रखो, दोनों चीज को बैलेंस करके पढ़ो बेटा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।